लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन स्टार्ट की थी कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है। बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो हमारे सामने तीन ऑप्शन थे बेटा। ठीक है, तीन ऑप्शन कौन कौन से थे? या तो हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज़ करें, या फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करें, या फिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यूज़ करें। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आए कैसे कैसे, वो स्टेजेस क्या थी, वो हमें स्टडी करना है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि स्टडी क्या थी, तो वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्रीन रेवोल्यूशन आया। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। हमें क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ग्रेन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? वी हैव टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की यील्ड को हमें बढ़ाना है। तो क्रॉप की यील्ड कैसे बढ़े, वो पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। फादर ऑफ ग्रीन प्रोडक्शन या ग्रीन रेवोल्यूशन किसको माना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। प्लांट ब्रीडिंग जब हम पढ़ेंगे या जब पढ़ते अगर हम, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने सैमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी को डेवलप किया था, रिसर्च की थी इसने, तो वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर किसको माना जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ पर मैंने आपको तीन पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि क्रॉप की प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमारी डिमांड्स बढ़ रही है, तो हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसकी यील्ड को बढ़ाना है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम था प्लांट की यील्ड को बढ़ाना। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कुछ हद तक हम प्लांट की यील्ड को बढ़ा पाए। ठीक है, इंक्रीज यील्ड। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि हमने यील्ड को बढ़ाया कैसे? तो हमारे सामने तीन ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था? यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप। यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप, कि उस क्रॉप की हम इम्प्रूव्ड वेराइटीज को यूज करें। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान वो बहुत कम था। इट वॉज पार्टली इन्वॉल्व, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो हमारे पास इम्प्रूव्ड वेराइटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया था, यील्ड को बढ़ाया गया था, उसके दो मेन रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था? यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। कि हम किसको यूज़ करें बेटा? एग्रोकेमिकल्स को यूज़ करें। एग्रोकेमिकल्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, हमें इनको यूज़ करना पड़ेगा। तो उस टाइम जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो मेजर कंट्रीब्यूटर था ये क्या था? मेजर कंट्रीब्यूटर, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई थी। हालांकि बाद में हमें एहसास हुआ कि एग्रोकेमिकल्स को यूज़ करना तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है, इल इफेक्ट डालता है, लेकिन उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। और दूसरा मेजर कारण क्या था? बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज किया। दैट मीन्स हमने किसको यूज किया? प्रॉपर टाइम पे हमने इरिगेशन कराया। जब प्लांट को इरिगेशन की ज़रूरत है, जिस अमाउंट में ज़रूरत है, वो इरिगेशन हमने दिया।
सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स को भी हमने यूज़ किया, सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स को भी हमने यूज़ किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये जो दो रीजन थे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, दे आर द मेनली यूज्ड मेथड्स, मतलब दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड। ये मेजर फैक्टर थे जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी वो लगभग लगभग ट्रिपल होगी, 3x कर दिया उसने, ट्रिपलिंग करा दी फूड सप्लाई में। हालांकि ट्रिपलिंग करने के बाद भी जो प्रोडक्टिविटी आई, इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, अभी भी वो सफिशिएंट नहीं थी। हालांकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी आ रही थी वो लगभग लगभग हमने 3 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन 3 टाइम्स करने के बाद भी अभी भी हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं थी। इसका मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन was not a complete success, was not a complete success। हालांकि हमें सक्सेस तो मिली, लेकिन हमें कंप्लीट सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि 3 टाइम हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, उसके बाद भी हमारी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, और उसका कारण क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से 3 गुना ही प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी और ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ी? उसके कुछ रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था? जो फार्मर्स डेवलपिंग कंट्रीज में है, जो फार्मर्स डेवलपिंग कंट्रीज में है, उनके लिए एग्रोकेमिकल्स को परचेज करना काफ़ी एक्सपेंसिव था। ठीक है, एग्रोकेमिकल्स उनके लिए परचेज करना क्या था बेटा? काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो तो इजीली, उनके फार्मर्स तो एग्रोकेमिकल्स को परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो मनी वाइज काफ़ी स्ट्रोंग है हमसे। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके जो फार्मर्स हैं, उनको, उनके लिए एग्रोकेमिकल्स को परचेज करना काफ़ी एक्सपेंसिव था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था भाई? हमारे पास जो वैरायटीज अवेलेबल थी, इम्प्रूव्ड वैरायटीज, जो उस टाइम पे हमारे पास इम्प्रूव्ड वैरायटीज अवेलेबल थी, उनको यूज करके एल्ड को फर्दर बढ़ाना, वो क्या था? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हमें नई इम्प्रूव्ड वैरायटीज चाहिए थी। क्या चाहिए थी? नई इम्प्रूव्ड वैरायटीज। और नई इम्प्रूव्ड वैरायटीज को हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से नहीं बना सकते थे। न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटीज, न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटीज आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? वैसे तो हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, लेकिन इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? पहले पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, फिर सुटेबल हाइब्रिड को सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसको कमर्शियलाइज कराते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ क्या करता है? स्कैटर्ड कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के आता है। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन न्यू ट्रेट को इंट्रोड्यूस नहीं कराता है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन न्यू ट्रेट को इंट्रोड्यूस नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या करता है? जैसे ये आपका एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, 2 पेरेंट आपने सेलेक्ट किए, इसमें कोई एक पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर है और इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये डिजायर्ड कैरेक्टर 2 अलग अलग प्लांट में है। हम क्या चाहते हैं कि इन डिजायर्ड कैरेक्टर को हम एक ही प्लांट में ले आए, जिसमें इसका डिजायर्ड कैरेक्टर भी हो और इसका डिजायर्ड कैरेक्टर भी हो। तो ये तो सिर्फ क्या कर रहा है बेटा? स्कैटर्ड कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? स्कैटर्ड कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आ रहा है।
सिर्फ इतना ही कर रहा है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, कोई नया ट्रेट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो ट्रेट ऑलरेडी उन प्लांट्स में है, लेकिन वो ट्रेट अलग अलग प्लांट्स में है। तो दैट मीन्स जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनसे हम और ज़्यादा क्रॉप वेराइटीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके फार्मर्स के लिए एग्रो केमिकल्स को परचेज करना क्या था, काफ़ी कॉस्टली था। ठीक है, तो उस केस में हम ग्रीन रेवोल्यूशन से फर्दर प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बेटा ड्रॉबैक रही। क्या रही? ड्रॉबैक रही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना। इज देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के यूज को मिनिमाइज कर दें, सो दैट their harmful effects on the environment may be reduced? ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जैसा कि हमने कहा कि जो केमिकल्स होते हैं लॉन्ग टर्म में वो सोइल की फर्टिलिटी को भी कम करते हैं। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम मैन्योर को यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं? अगर हम मैन्योर को यूज़ करते हैं तो मैन्योर में तो ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, साथ में मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो वो सोइल की क्वालिटी को मेंटेन करता है। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैटर सोइल की टेक्सचर को मेंटेन करता है, वो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियली तो सोइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोइल की क्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को यूज़ ना करना पड़े, उनके यूज़ को हम मिनिमाइज कर दें ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर उनके हार्मफुल इफेक्ट को हम कुछ कम कर सकें? तो इसका सल्यूशन क्या है कि हम क्या करें? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करें। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसका तरीका एक ही है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करें। कैसे? अगर मान लो डिजीज का अटैक है, किसका अटैक है? डिजीज का। तो क्यों ना हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना दें, तो हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या अगर सोइल के अंदर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो क्यों ना हम ये कर ले कि आपके सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है प्लांट उनको मैक्सिमली यूटिलाइज कर दे, या प्लांट की एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ा दे ताकि सोइल के अंदर वो लंबे टाइम तक ग्रो कर पाए। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल है? अगर हम हमारी क्रॉप्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? GMO। ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है व्हाट आर GMO। तो GMO की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मे बी वो प्लांट हो सकता है, मे बी वो कोई एनिमल हो सकता है, या एनिमल की कोई बॉडी हो सकती है, ठीक है, या मे बी वो बैक्टीरिया हो जाए, या फंगाई भी हो सकता है, कोई भी हो। हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कब कहेंगे? जब हमने इनके जीन्स को चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया। अल्टर्ड का मतलब क्या है? चेंज कर दिया, या हम सिंपल लैंग्वेज में कह दें हमने उसके जेनेटिक मेकअप को मैनिपुलेट कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या है?
हमने किसी और जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जो इसका नहीं था, या इसमें से किसी जीन को हटा दिया है। अगर वो हार्मफुल था तो हमने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। दैट मीन्स हमने उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है, जीन्स को अल्टर किया है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism। ठीक है। अब अगर ये जेनेटिक मैनिपुलेशन हमने की है प्लांट्स में, तो उस प्लांट को हम बोलेंगे आफ्टर जेनेटिक मैनिपुलेशन ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसफर किया है, किसका, जीन का, किसी जीन का हमने ट्रांसफर किया है, मतलब अल्ट्रेशन किया है। अगर एनिमल्स में करते हैं तो हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। अब क्योंकि एग्रीकल्चर में हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम पहले बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट की। अब क्वेश्चन क्या आता है, हाउ ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन। ये कैसे यूजफुल है, तो ध्यान से देखना, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ध्यान से देखना, पहले देखना। क्योंकि जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं उनकी वजह से क्या क्या चेंज आती हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैज it has made crops more tolerant to abiotic stresses। बेटा आपको भी पता है कई बार ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, कई बार ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम अपनी क्रॉप को एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए ज़्यादा टॉलरेंट बना दें, हालांकि एक्सट्रीम में तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी रेंज बढ़ा दें, टॉलरेंस की अगर हम रेंज बढ़ा दें तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये काम, ये रेंज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट जो होंगे उनको हम एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए ज़्यादा टॉलरेंट बना सकते हैं। बेटा हर बार जिस तरीके का जीन मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं उस तरीके का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में चेंज आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रांसजेनिक प्लांट में सारे यूजफुल ट्रेट हो, वो डिपेंड करता है कि हम किस जीन को अल्टर करते हैं। जैसे ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट की प्रोडक्टिविटी एबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से रिड्यूस हो रही है, तो उस एरिया के प्लांट्स को हम क्या कर दें, एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए ज़्यादा टॉलरेंट बना दें। मैंने ये नहीं कहा कि टॉलरेंट, भाई इफेक्ट तो करेगा, इन्वायरमेंट है, फ्लक्चुएशंस आती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन उसके टॉलरेंस की हमने रेंज बढ़ा दी। रेंज बढ़ा दी तो काफ़ी हद तक प्लांट्स क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या करती है, एट रिड्यूस रिलायंस ऑन, रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करेंगे तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए। कैसे प्लांट बना दिए हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए हैं। कैसे प्लांट बना दिए हैं बेटा, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए। ध्यान रखना, अगर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए हैं तो हमें पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर हमने प्लांट्स को ही पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है तो हमें पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे डिपेंडेंस को कम करता है अगर हमने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। तीसरा क्या है, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कई बार क्या होता है, हमें हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी होती है, लेकिन उसके बाद पैथोजन के अटैक की वजह से, रोडेंट्स के अटैक की वजह से, या प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से हमारी काफ़ी सारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है।
तो अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और प्लांट को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करा दें, तो ये हमारी हेल्प करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में। चौथी इंपॉर्टेंस क्या है ये समझने की कोशिश करना थोड़ा सा अलग है। एट इंक्रीज्ड efficiency of mineral usage by plants। इसका मतलब क्या है, जैसे एक सोयल है, दो तरह की सोयल, दोनों में सेम मिनरल है, सेम न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक प्लांट को ग्रो कराया, तो ये प्लांट ने कुछ न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया, हालांकि उसके बाद भी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में हुआ, इस प्लांट ने इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। अब मिनरल उसको नहीं मिलेंगे तो प्लांट की डेथ हो जाएगी, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये सोइल कैसी हो गई है, इनफर्टाइल हो गई है, जबकि सोइल में न्यूट्रिएंट्स अभी भी अवेलेबल थे। सोइल में न्यूट्रिएंट्स क्या थे बेटा, अभी भी अवेलेबल थे, जबकि अवेलेबल होते हुए भी सोइल की फर्टिलिटी क्या होगी बेटा, एग्जॉस्ट होगी, ठीक है, अर्ली एग्जॉशन हो गया। लेकिन अगर हम इस प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ा दें मिनरल यूसेज की, तो ये बचे हुए मिनरल्स को भी यूज़ कर सकता है, कम क्वांटिटी में भी जो अवेलेबल है, ठीक है। तो कम क्वांटिटी में भी जो अवेलेबल है उनको भी अगर यूज़ कर लेगा, तो इस सोइल को हम अर्ली इनफर्टाइल डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। तो ये चीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स एंटर करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करते हैं, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट इक्विलिब्रियम तक एब्जॉर्ब करें, कुछ बहुत पहले ही कम गैप होते ही एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, तो हमें उनकी मिनरल एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना है। और लास्ट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। हमें उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच्ड राइस, जैसे हम राइस को किस में रिच बना दें बेटा, विटामिन ए में रिच बना दें। अगर हमने विटामिन ए में रिच बना दिया राइस को, तो ऐसे राइस को हम कहते हैं बेटा, विटामिन ए में रिच नहीं बनाते, एक्चुअल में हम विटामिन ए के प्रिकर्सर में रिच बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। तो ऐसे राइस को हम कहते हैं गोल्डन राइस, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। क्वांटिटी तो बढ़ाना मेन पर्पस था ही, साथ में हमने क्वालिटी बढ़ा दी, उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच कर दिया, जैसे कि हमने विटामिन ए में रिच बना दिया राइस को। नॉर्मल राइस विटामिन ए में रिच नहीं होता है, तो ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन हमने की, और इस मॉडिफिकेशन की हेल्प से हमने राइस को विटामिन ए में रिच बना दिया। अब एक चीज देखना, एक वर्ड आता है टेलर मेड प्लांट। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट, टेलर क्या करता है बेटा, जैसी मर्जी चाहे जिस पार्ट को ऐड करना चाहे उसको ऐड कर सकता है। तो वैसे ही टेलर मेड प्लांट का मतलब है एक ऐसा प्लांट जिसमें हमने जो जीन हम इंसर्ट कराना चाहे उस जीन को हम इंसर्ट करा दें, डिजायर्ड जीन को, मतलब जो कैरेक्टर हम इस प्लांट में इंसर्ट कराना चाहते हैं वो हम इंसर्ट करा सकते हैं। दैट मीन्स सीधी सीधी बात है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, वाई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस have been used to create टेलर मेड प्लांट्स। भाई हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को क्यों यूज किया
टेलर मेड प्लांट बनाने के लिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ जाता है, भी हम क्यों टेलर मेड प्लांट, जैसे आपने देखा होगा कि एक बार न्यूज़ में आया था बहुत साल पहले कि अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ये पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने बच्चों में कौन से कैरेक्टर लाना चाहते हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिज़ाइनर बेबी जिनको बोल रहे थे, जिनमें जो कैरेक्टर हम इंट्रोड्यूस कराना चाहें वो करा सकते हैं, जैसे बेबी हम चाहें वैसे बेबी प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो वो चीज़ किसकी वजह से पॉसिबल हो सकती थी? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो ऐसे ही सेम प्लांट्स में होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम टेलर मेड प्लांट्स क्यों बनाना चाहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? एनसीईआरटी ने दिया है टू सप्लाई alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। इसका मेन पर्पस क्या है? क्योंकि अगर हम टेलर मेड प्लांट बनाते हैं तो हम इंडस्ट्रीज़ को अल्टरनेटिव रिसोर्स दे सकते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, फ्यूल्स की फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। जैसे कि हमने बात की, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, मान लो जूस बनाने वाली कंपनी है, तो उनको क्या मॉडिफिकेशन चाहिए कि हम प्लांट को कैसा बना दें? सीडलेस बना दें, या एक पर्टिकुलर जूस कंटेंट को बढ़ा दे, या शुगर कंटेंट बढ़ाना है तो उसको बढ़ा दे, विटामिन का कंटेंट बढ़ाना है तो उसको बढ़ा दे। तो वो उनको एक अल्टरनेटिव रिसोर्स सप्लाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अल्टरनेटिव रिसोर्स देना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो भी काम हो रहा है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो रहा है, जो चीज़ें ह्यूमन डिमांड करता है वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का बेसिक पढ़ा। ठीक है, जर्नल क्या पढ़ा, जर्नल क्या पर्पज होता है। कल की क्लास से हम इसके मेन पार्ट्स को पढ़ेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम गोल्डन राइस कैसे बनाएंगे। ये हालांकि थ्योरी पार्ट में नहीं दिया है एनसीईआरटी ने, लेकिन एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाल दिए। इसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कैसे बनाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्यों बनाया जाता है, जीन कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का बनाना। अब इनमें से ये चीज़ ध्यान देना, ये दो ट्रांसजेनिक प्लांट की प्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी पॉसिबिलिटी है, 4 एप्लीकेशन इस चैप्टर में है, चारों में से एक पेपर में ज़रूर आती है, कंफर्म आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इन तीनों के केस में होस्ट क्या है? होस्ट हमेशा होगा एक प्लांट सेल, चाहे वो प्लांट सेल कोई भी हो। जैसे यहाँ पे है राइस, यहाँ पे है कॉटन, और यहाँ पे कोई भी टोबैको प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे होस्ट हमेशा क्या होता है? एक प्लांट सेल होती है। इसलिए बेटा इनके केस में हमेशा जो वेक्टर यूज़ किया जाता है, तीनों ही केस में, वो वेक्टर कौन सा होता है? वो वेक्टर होता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। किसका? एग्रोबैक्टीरियम का, ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों के आंसर होने चाहिए। डोनर कौन है? डोनर से जो आपने डिजायर्ड जीन लिया, वो डिजायर्ड जीन क्या है? डिजायर्ड जीन क्या है? ठीक है, और होस्ट हमें पता ही है, कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल होगी तो कौन सी प्लांट सेल होगी। वेक्टर हमें पता ही है, तो ये हमें पता होने चाहिए, और ये हम क्यों बना रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, इससे आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।